हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। स्वागत है आप लोगों का होली स्पीड कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका सुधीर सर एज ए साइंस एजुकेटर आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड के साइंस के बारे में, जिसमें प्रीवियस के लेक्चर में हमने देखा था साइंस का सिलेबस एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो उस लेक्चर में हमने सीखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं एंड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो अपनी इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। देन स्टार्ट। फर्स्ट, जो हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर हुआ था, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कंप्लीटेड टॉपिक रखे थे उसको एक बार रिकैप करते हैं। जैसे अबाउट सिलेबस में हमने देखा था कि हमारा जो सिलेबस होगा वो एज ए साइंस पेपर 100 मार्क्स था, जिसमें 80 मार्क्स या 80 मार्क्स थियरी के एंड 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के, है ना। सिमिलरली जो दूसरा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो था फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। दैट मीन्स हमारे डेली लाइफ में कुछ हम चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हमने कुछ चेंजेस को फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में रखा और कुछ चेंजेस को केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में रखा। एंड देन जो केमिकल चेंजेस होते थे उन्हें हमने रिलेट करके एक नया नाम दिया केमिकल रिएक्शन। एंड केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता था उसे नाम दिया हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन। तो ये था हम लोगों का प्रीवियस के लेक्चर का टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। और जिन बच्चों ने ये प्रीवियस का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस का लेक्चर देखें। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। तो हम लोगों ने बेसिकली इसके बारे में ये जाना था द रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction is known as केमिकल इक्वेशन। और ये जो केमिकल इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते थे, एक वर्ड एक्सप्रेशन एंड एक सिंबॉलिक फॉर्म, जिसे हम सिंबॉलिक फॉर्म को हम कहते थे केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल वाटर वाटर को यदि हम बॉयल करें तो ये चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। है ना। एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में हम वाटर का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है H2O एज अ लिक्विड स्टेट। एंड इसको बॉयल करने पर ये चेंज होता है वाटर वेपर। फार्मूला इज दैट H2O इन अ गैस स्टेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था और ये केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने जाना था। इसमें एक और खास बात ये होती है कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो इसका लिखने का जो तरीका होता है इसमें हम किसी एक एरो मार्क का प्रयोग करते हैं। एंड इसके जो LHS का पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होता है, एक नए नाम से जाना जाता है जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। एंड सिमिलरली जो राइट हैंड साइड का पार्ट होता है इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। है ना, क्लियर है। यानी किसी भी केमिकल इक्वेशंस में जो प्रोडक्ट होते हैं वो चेंजेस के बाद कुछ नए प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो जो पहले सबस्टेंस होंगे उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे एंड देन रिएक्शंस के बाद जो सबस्टेंस प्राप्त होते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगला टॉपिक है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में एनालाइज कर लेते हैं तो हमें पढ़ना होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दैट मींस बैलेंस्ड का मतलब ये होता है संतुलित
संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस या केमिकल चेंजेस को देखते हैं, केमिकल चेंजेस दैट मीन कोई सबस्टेंस टूटकर या कोई सबस्टेंस आपस में मिलकर किसी नए सबस्टेंस का निर्माण करते हैं, नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इन टोटल चेंजेस में हम ये देखते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स कंपल्सरी। ये हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड इट्स फॉर्मुलेट बाय एंटोनी लेवाशियर। यानी जो हमारे केमिस्ट्री के फादर हैं, उन्होंने एक लॉ फॉर्मुलेट किया है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो मास है, इस मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स इन आवर नेचर मास इज अ कांस्टेंट, यानी वो फिक्स है। तो यदि मान लीजिए कि आपने किसी भी सबस्टेंस में, जैसे आपने आइस लिया एंड इसकी क्वांटिटी लेट सपोज है 50 ग्राम, इसका जो मास है वो 50 ग्राम मेजर किया गया है, और इसको जब हम चेंज करते हैं, दैट मीन्स बॉयल करते हैं, तो बॉयल के बाद ये जो आइस है वो चेंज हो जाता है किसमें, वाटर में, है ना। तो ये जो 50 ग्राम या 50 ग्राम आइस है जिसका मास मेजर किया गया है, वास्तव में यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है इस चेंजेस में, इसमें अंतर नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे भी 50 ग्राम वाटर कंटेंट में मास के रूप में मिलना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप किसी भी केमिकल चेंजेस को देखते हैं तो इस पूरे केमिकल चेंजेस में आपके जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए, एंड दिस इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी केमिकल इक्वेशंस में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, एंड इट्स नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया जाता है, केमिकल इक्वेशन दिया जाता है, तो वो जितना हो सके उसको आप लोग बैलेंस फॉर्म में ही लिखने का प्रयास, बैलेंस फॉर्म में ही रखने का प्रयास करें, और वही सही भी होता है। अदरवाइज जो केमिकल इक्वेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से या प्योरली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और उसे गलत किया जा सकता है ना। तो अगर कोई पूछे आप लोगों से कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, तो आप सीधा सा बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि इन एवरी केमिकल इक्वेशन या इन एवरी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन कोई आपसे ये पूछ सकता है या जनरली आपकी बोर्ड्स आपको पूछ सकती है कि what is the reason for balanced chemical equation? तो answer will be law of conservation of mass, which is formulated by father of chemistry Anthony Lavoisier. फिक्स है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंड देन अब आप लोगों को एक नई चीज समझनी है कि कोई भी केमिकल अगर रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस आप लोगों को दिए जा रहे होंगे तो उसे बैलेंस करना बहुत नेसेसरी है। जैसा कि प्रीवियस अभी मैंने आपको बताया भी कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस फॉर्म में ही लिखना प्रॉपर रहता है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को फॉलो करना होता है। टर्म्स क्या है, इसे एज ए लॉ आप पढ़िएगा, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, very important for your board exam, है ना। फर्स्ट, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। उन केमिकल इक्वेशंस में हमें यहां पे देखते हैं in any chemical equation
each element each atom of element should be same at LHS and RHS. That means किसी भी केमिकल इक्वेशंस में आप लोगों के जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, वो हमेशा क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, LHS पे भी और RHS पे भी। तो अगर आप ये करते हैं तो आपका जो केमिकल इक्वेशन होगा वो क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। तो इसको फॉलो करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें इस लॉ को फॉलो करना होगा, जिसमें फर्स्ट लॉ ये कहता है कि सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं मेटल्स को। किसको बैलेंस करते हैं? मेटल्स को। यानी हमारे केमिकल इक्वेशन में जितने भी मेटल्स दिख जाएंगे, उन मेटल को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे कि सबसे पहले उनके एटम्स को हम बैलेंस करते हैं, LHS एंड RHS। सिमिलरली जब ये हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? सेकेंड टर्म्स में वी हैव टू बैलेंस नॉन मेटल्स, एंड देन ये मेटल्स के बैलेंस हो जाने के बाद हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं। सिमिलरली जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है, थर्ड रिक्वायरमेंट में हम ये देखते हैं कि यदि उस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन मेंशन है तो उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम हाइड्रोजन को मेंशन करते हैं या बैलेंस करते हैं। लेकिन याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट अंटिल ऑल एटम बैलेंस। इस प्रोसेस को तब तक हम रिपीट करते हैं जब तक कि वो सारे एटम्स जो बैलेंस न हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिपीटेशन हम तब तक करेंगे जब तक कि सारे एलिमेंट्स एटम्स क्या हो जाएं? बैलेंस न हो जाएं। चलिए इसको प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं। फॉर एक्सरसाइज हमारे पास कुछ केमिकल्स रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें कह रहा है आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कुछ सबस्टेंस बनाता है। जैसे अब हमें सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। तो हमारे पास रूल क्या थे? रूल देखते हैं। सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है? मेटल्स को बैलेंस करना है। तो मेटल्स को बैलेंस करने के लिए इसमें हमें सबसे पहले तो प्रायोरिटी यही है कि हम ये देख लें कि मेटल्स हैं कौन। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आयरन मेटल है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज कोफिशिएंट of element can be changed, and that means अगर आपके पास कोई केमिकल इक्वेशंस दे रखे गए हैं तो आप ऑलवेज जो एलिमेंट्स होंगे उनके आप कोफिशिएंट को ही चेंज कर सकते हैं। सफिक्स एंड प्रीफिक्स में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो फेरस के कितने एटम्स? एक, और यहाँ पे कितने? दो। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लगाने के, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी दो करते हैं, और हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हम हमेशा किसको चेंज करेंगे? कोफिशिएंट को चेंज करेंगे। दैट मींस इट विल बी 2Fe प्लस, यहाँ पे फेरस हो गया, आयरन हो गया, एंड देन इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है भाई? वी हैव टू बैलेंस नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इसमें क्या है भाई? नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं LHS में it's a LHS, it's a RHS, तो LHS में आपके ऑक्सीजन के कितने? 8 मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ पे 3। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे भी 3 लगाते हैं, 3H2O एंड देन Fe2O3 प्लस H2। देखते हैं Fe बैलेंस्ड है बिल्कुल, एंड देन
अगर हम बात करें ऑक्सीजन की इधर 3 और यहाँ पे भी 3, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 3 का 6 या 2 3 जा 6 एंड हियर इज 2। तो हम इसको बनाने के 6 बनाने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट के तौर पे 3 रख सकते हैं एंड दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। है ना। सिमिलरली अगर हम सेकेंड टर्म्स में जाते हैं, हम ये देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशंस दिया गया है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी बैलेंस करते हैं। फॉर बैलेंसिंग फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, प्रीवियस का मेथड। सबसे पहले हम मेटल्स को, देन नॉन मेटल्स को, थर्ड पे ऑक्सीजन को एंड फोर्थ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि इस पूरे इक्वेशंस में अगर आपको हम बोले कि आप इसमें मेटल्स दिखाइए, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं, हियर 2 एंड हियर इज 1। तो हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो Al2 Al2O3 plus HCl changes to 2AlCl3 plus H2O। चलिए, हमने मेटल्स को बैलेंस कर लिया। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स को। तो नॉन मेटल यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन के इधर कितने मॉलिक्यूल्स, 3 2 जा 6 और हेयर 1। तो हम यहाँ पे क्या लग सकते हैं भाई, 6। एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे क्लोरीन के भी 6 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे भी 6। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 3 है एंड इधर कितना है भाई, 1 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 3। अब आप देखिए, चेक करिए, एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2। सिमिलरली क्लोरीन इधर 6, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 6 एंड ऑक्सीजन हियर 3, यहाँ पे भी 3, हाइड्रोजन इधर 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 दूना के 6। दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। तो इस प्रकार आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अगले कुछ और एक्सरसाइज के तौर पर कुछ और इक्वेशंस देखते हैं। जैसे थर्ड इक्वेशन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। सिमिलरली हम प्रीवियस की सारे टॉपिक्स को रिकैप करते हुए इसको भी करते हैं। फॉर बैलेंसिंग है ना, क्या हो सकता है इसमें, अगर हम कहें आपको कि आप इसमें मेटल्स ढूंढिए, तो मेटल्स क्या हो सकते हैं, कॉपर, है ना। अच्छा, मेटल्स की एक खास बात ये होती है ना, मोस्टली डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, वो सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, है ना। तो आप यहां से पहचान सकते हैं, कॉपर है, देखिए यहां पे कॉपर के देखिए मॉलिक्यूल्स 2 एंड 2 4 और यहाँ पे सिंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Cu2O plus Cu2S changes to 4Cu plus SO4 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स, 1, तो यहाँ पे कितने हैं, 4, तो यहाँ पे भी हम 4 लिख सकते हैं। एंड देन सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 और यहाँ पे भी 1। सल्फर तो बैलेंस्ड है।
अब यहाँ पे जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, कॉपर की बैलेंस ही बिगड़ गई। जैसे 4 2 जा 8 और 8 2 10, यहाँ पे आपको कितने देखने को मिल जा रहे हैं कॉपर 10, और यहाँ पे कितने हैं केवल 4। तो हम इसको इरेज करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं 10 कॉपर। अब आप लोग एक बार फिर से रीचेक करते हैं, कॉपर कितने हैं 4 2 जा 8 8 2 10 एंड हियर इज 10। सिमिलरली ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स 4 एंड हियर 4। सिमिलरली सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स 1 और हियर इज 1। दैट मींस इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। है ना, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फोर्थ आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क, इसे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बैलेंस करके दिखाएं। सिमिलरली फिफ्थ, यहां पे देखिए लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज किया गया है, तो इसमें भी हम सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए फॉर बैलेंसिंग हम इस इक्वेशंस में सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें मेटल क्या है। तो हमें यहाँ पे मेटल के तौर पर Pb दिख रहा है, तो सबसे पहले Pb को बैलेंस करने की हमारी प्रायोरिटी होगी। दैट मीन्स Pb NO3 का ट्वाइस, दैट मीन्स लेड नाइट्रेट चेंज टू PbO। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Pb के भी एक मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे भी Pb के एक मॉलिक्यूल्स, Pb बैलेंस्ड है। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है कि हम नाइट्रोजन को बैलेंस करें। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2, तो हम लिख सकते हैं प्लस 2NO2 प्लस O2, है ना। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया, इसके अकॉर्डिंग आपकी सारी ऑक्सीजन की बैलेंस बिगड़ जाती है। तो ऑक्सीजन की बैलेंस को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं कोफिशिएंट 2 एंड इट्स बिकम Pb NO3 का ट्वाइस चेंज टू, और इस Pb को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 2 PbO, है ना। एंड सिमिलरली प्लस, अब जैसे ही हमने यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगाया, नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी हो जाएगी 2 2 जा 4 एंड हियर इज 4NO2 एंड प्लस ऑक्सीजन O2। लेट्स चेक, Pb के 2 मॉलिक्यूल्स, हेयर 2 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, हेयर 4 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 3 2 6 6 2 12 मॉलिक्यूल्स, हेयर 2 2 8 10 and 10 plus 2 12. That means it is a balanced chemical equation. Balanced chemical equation, है ना। और यहाँ पे हमारी ये जर्नी समाप्त होती है कि हम अपनी किसी भी केमिकल इक्वेशंस को किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसमें कंपोजिशन क्या है, डीकंपोजिशन क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन, फोटोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और उनका डेली लाइफ में यूजेस या डेली लाइफ में इफेक्ट्स भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।